हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस, जो कि बहुत ही बेसिक नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अगर कोई भी छात्र चाहता है कि वो इंग्लिश सीखे, बोलना पढ़ना लिखना, तो उसे चाहिए कि वो टेंस को ज़रूर पढ़े और अच्छी तरीके से पढ़े। इंग्लिश के जब टेंस पढ़े जाते हैं तो टोटल 48 स्ट्रक्चर्स उसके अंदर कवर किए जाते हैं, मतलब 48 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 48 प्रकार के वाक्य उसके अंदर डिस्कस होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पर एक जो टॉपिक है या एक स्ट्रक्चर है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी की पहचान क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज आएगी, उसी के साथ साथ मेन वर्ब कौन सी आएगी, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिलान करके हम समझ सकें। फिर है कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी है। अगर आप यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, आपको उसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप और प्रैक्टिस करें तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उन पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। तो आपको एक्सरसाइज भेज भी दी जाएगी और उसके बाद चेक करके आपका आंसर भी दिया जाएगा। ओके, तो बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब साधारण वाक्य जो कि वर्तमान समय में, साधारण क्रियाएं, वो साधारण काम जो वर्तमान समय में होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस आज हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक, मतलब जो क्या हो, जिसके अंदर नहीं का भाव ना हो, जिसके अंदर नहीं का भाव ना हो, मतलब जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो, और उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क भी उसमें ना लगा हो, मतलब उसमें कोई प्रश्न भी नहीं किया गया हो। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी हिंदी पहचान क्या है। तो हिंदी पहचान के बारे में कहा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको हिंदी में पहचानना है तो आप उसके अंत में देखिए, कहीं अगर ये निशानी आपको नजर आए तो समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये है ता है, ती है, ते है, ता हूं, कुछ इस प्रकार से अगर वाक्य का अंत होता हो तो आपको समझना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब ये जो अलामत है, ये जो साइंस है, इनको हम वाक्यों के जरिए से समझ लें। जैसे पहला वाक्य है वह स्कूल जाता है, तो ये जो ता है वो इस प्रकार से आपको चेक करना है अगर कभी आपको हिंदी वाक्य में तलाश करना हो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, गीता अखबार पढ़ती है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये जो पोर्शन है वो। तीसरा वाक्य देखिए, साहिल इंग्लिश बोलता है, तो बोलता है तो ये यहाँ पर है। वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो। उसी प्रकार से मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप क्या समझोगे कि ये जो ये है लास्ट, वो क्या है, इससे मिलता जुलता है। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि हिंदी वाक्यों की पहचान होगी कि उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, और अगर इंग्लिश में वाक्य है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा। इन दोनों ही बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, काम, अगर आसान भाषा में बोला जाए। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर किसी को ये मालूम नहीं है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है तो उसके लिए ये यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है कि वर्ब की S, ES या IES फॉर्म जो होती है वो असल में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। और फर्स्ट फॉर्म तो वो फॉर्म होती है जो एकदम बेसिक फॉर्म है वर्ब की, जैसे आपने कभी सुना हो कम, गो, टेक, गिव, ये सभी वर्ब असल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए कि वाक्य को किस प्रकार से जमाया जाएगा।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अभी इसके बारे में भी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी कि क्या सब्जेक्ट है, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट क्या क्या है मतलब। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी क्रिया का असर जिस पर हो वो ऑब्जेक्ट क्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब में हमारे पास विकल्प है कि V1 या V5, यानी V1 और V5 में से हमें किसी एक का प्रयोग एक वक्त में करना चाहिए या करना होगा। अब जब दो विकल्प है हमारे पास, तो किसका प्रयोग कब करेंगे, इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, आई, वी, यू, दे, ये तो चारों प्रोनाउन है, सर्वनाम है। और प्लूरल सब्जेक्ट में कोई भी संज्ञा आती हो, अगर वो एक से ज्यादा हो, क्या हो, एक से अधिक, एक से अगर अधिक हो वो, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आएगी, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तीनों तो प्रोनाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर एक हो काम करने वाला, कर्ता एक हो, तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का, तो आप इसे जरूर याद रखें और वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम या बहुत ही शुरुआती एज में हैं इंग्लिश सीखने के, वो जरूर नोट्स बनाएं। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है, उनको दोबारा से रिवाइज करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी को लगता है कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, तो वो क्या है, गलत है। मेन वर्ब के तौर पे जरूर होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ये जो एस, ई एस, आई ई एस फॉर्म जो बनाई जाती है उसके रूल क्या हैं। तो इनको बेसिक से समझ लीजिए और याद कर लीजिए हमेशा के लिए। ई एस फॉर्म कब बनेगी, मतलब वर्ब फर्स्ट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना हो तो ई एस कब लगाएंगे। इसका रूल ये बताया जाता है कि व्हेन द वर्ब एंड्स इन सी एच, एस एस, एस एच, एक्स, ओ, डबल जेड, अगर इनके साथ खत्म हो, मतलब वर्ब के लास्ट लेटर्स कुछ इस प्रकार से हो जो यहाँ पर गिवन है, दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके अंत में ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वॉच, वॉच यानी देखना होता है, अब लास्ट क्या है, सी एच, तो यहाँ पर हमारा सी एच है, तो आप ई एस ऐड कर देंगे, वॉचेज हो जाएगा। ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मिस यानी मिस करना और मिस कर देना मतलब छोड़ देना और किसी को याद करना, दोनों के लिए शब्द यूज किया जाता है। तो डबल एस यहाँ पर आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो ये हो गई हमारी V1 और ई एस ऐड कर दिया तो हमारी हो गई V5। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना है। ये गलती यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन ये कुछ अक्षरों का याद रखना बड़ा जरूरी है अगर ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है तो। उसके बाद देखिए वॉश, एस एच एंड है, यहाँ पर एस एच है, तो आप क्या कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, ये हो गए हमारे V1 और ये V5। मिक्स, एक्स लास्ट में आया है, तो आप क्या कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, V1 और V5 बन जाएगी इस प्रकार से। बज यानी होता है यानी भिन भिनाना, मक्खियां जो भिन भिनाती है उसके लिए बजिंग वर्ड का यूज किया जाता है। तो बज, डबल जेड आया लास्ट में, तो डबल जेड आया है, तो आप क्या करेंगे, अंत में ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हो गए हमारे V1, ये V5। ये जो ओ आपको नजर आ रहा है, ये भी अगर अंत में आए तो आप इसके बाद भी ई एस ऐड करेंगे, तो गो हमारी V1 होगी और गोज क्या हो जाएगी, V5 हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ई एस को किस तरीके से यूज किया जाता है। अब हम दूसरे रूल को समझने की कोशिश करेंगे और वो है IES फॉर्म कब बनेगी, मतलब कब हम वर्ब के एंड में IES का यूज करेंगे। तो कहा जाता है कि व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस y, वी चेंज y टू I एंड ऐड ES। जब आपकी वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो y हो
और वाई से पहले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों लेटर्स को अगर छोड़ दिया जाए इंग्लिश अल्फाबेट में तो बाकी सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अगर इनमें से कोई सा भी अक्षर आता है और उसके बाद लास्ट में वाई आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे मतलब बदल देंगे, और फिर लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। हरी, हरी यानी जल्दी करना, जल्दी मचाना। लास्ट लेटर क्या है? वाई, उससे पहले आर, ये कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करेंगे? वाई को तो बदल देंगे आई में, फिर लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे तो आपका हो गया हरीज। ये हमारी V1 थी और ये हो गई हमारी V5। इसी प्रकार से स्टडी को देखिए, वाई लास्ट लेटर है, उससे पहले डी आया है और डी कॉन्सोनेंट में आता है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं है, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। जब इस प्रकार से लास्ट लेटर्स हैं तो आप क्या करेंगे? वाई को आई में बदल देंगे और फिर इसके बाद ईएस ऐड कर देंगे जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया है। तो हमारा स्टडी V1 है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्टडीज हमारा V5 हो गया। रिप्लाई को देखिए आप, लास्ट लेटर क्या है? वाई है और उससे पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट में आता है। तो हम क्या करेंगे? वाई को पहले आई में बदल देंगे, फिर ईएस ऐड कर देंगे तो हमारा रिप्लाई तो V1 होगा और रिप्लाईज क्या हो जाएगा? V5। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमेशा के लिए याद रखने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को लिख कर रखें और उन्हें रिवाइज करते रहें। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर एस भी लगता है जबकि लास्ट में वाई आता है। तो उसकी वजह वही है जो पिछले यानी कि कॉन्सेप्ट में हमने समझी कि व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ वोवेल प्लस वाई, यानी कि लास्ट लेटर, लास्ट जो अक्षर है, अंतिम अक्षर है, वो तो वाई हो लेकिन उससे पहले वाला वोवेल हो, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आखिर में एस को ऐड कर देंगे। जैसे पे, पे यानी चुकाना, अदा करना। तो यहाँ लास्ट लेटर क्या है? वाई, लेकिन उससे पहले क्या है? ए, ए अपने आप में क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनमें से क्या है? ए आ गया तो ये वोवेल हो गया। तो जब ये सी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे? आई में नहीं बदलेंगे वाई को और ना ईएस ऐड करेंगे बल्कि सिर्फ एस लगा देंगे। ये हो गया हमारा पेज, ये V1 हो गई हमारी और ये हो गई V5। तो ये जो कंफ्यूजन का पार्ट है इसको भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमेशा लास्ट में वाई आए तो हमेशा आपको IES में कन्वर्ट नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि अगर वोवेल आएगा उससे पहले तो आपको सिर्फ एस ऐड करना है लास्ट में, और अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो आपको वहां पर IES में कन्वर्ट कर देना है। इंजॉय देखिए, इंजॉय यानी आनंद लेना, मजे लेना। तो इंजॉय वाई लास्ट लेटर है और ओ क्या है? वोवेल है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा सेम रहने देंगे, बस एस ऐड कर देंगे। तो एंजॉय हमारा V1 हो गया और ये V5। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार नहीं पढ़ा जाए, बस एक बार पढ़ ले, नोट्स बना ले, उनको रिवाइज कर ले तो काफी हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर किसी को मालूम बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती है वो किस प्रकार से होती है, तो उनके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है बगैर किसी नाम के, सिर्फ इस नाम से कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जब ये बोला जाता है तो किस प्रकार की वर्ब्स होती है, तो आपको याद रखना है जब फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है तो बेसिक वर्ब होती है वो, मतलब जो पहला रूप है क्रिया का वही फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आपने सुना होगा राइट, कम, कुक, मैक, सी, कट, ये सब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। अब इनकी सेकंड फॉर्म देखिए आप, रॉट हो गई, कैम हो गई, कुक्ड हो गई, मेड, सा, कट। उसी प्रकार से थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइट की, रिटर्न, कैम, कुक्ड, मेल, मेड, सीन, कट, ये थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म को बोलते हैं, राइटिंग, कमिंग, कुकिंग, मेकिंग, सीइंग, कटिंग, ये क्या है? फोर्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, हमने समझा है, जिसे SES फॉर्म। तो देखिए राइट्स, कम्स, कुक्स, मेक्स, सीज, कट्स, मतलब जो फर्स्ट वर्ब है उसमें SES ऐड करने से जो फॉर्म बनती है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, और जो बेसिक फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो इस वीडियो के दौरान आपको ये दो फॉर्म याद रखनी है, या तो इसका प्रयोग होगा या फिर इसका प्रयोग होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब एक से अधिक हो, तो V1 का प्रयोग होगा,
और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वी फिफ्थ का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। आमतौर पर बेसिक स्ट्रक्चर यही है जो याद रखना सबसे जरूरी है किसी भी वाक्य को सही प्रकार से लिखने के लिए। ओके, सही तरह से लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, मतलब कोई भी क्रिया को करने वाला जो भी होगा सब्जेक्ट कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, काम करने वाला कहलाएगा। दूसरा है वर्ब, मतलब क्रिया, जिसे हम आसान भाषा में काम कह सकते हैं। काम करने वाला जो काम करेगा वो क्रिया है, और काम का असर जिस पर होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। जैसा कि हमने यानी कि देख लिया है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको आप सेंटेंस बनाते वक्त जरूर याद रखें, इसी आधार पर एक करेक्ट सेंटेंस बन सकता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने जानकारी यानी हासिल की है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है जो आज की वीडियो में बताना जरूरी है। आने वाली वीडियोस में इन सब को दोबारा से डिस्कस नहीं किया जाएगा, फर्स्ट वीडियो है इसलिए इन सब को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। अब हम एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले जब आपको एग्जाम्पल यानी जब आपको एग्जाम्पल पढ़ाए जाए तो आप देखना कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसी के हिसाब से आप ये भी देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से वर्ब कौन सी यूज की गई है, V1 यूज की गई है या V5 यूज की गई है। इन सब को आप अगर कीन वॉच करोगे, ध्यान से देखते रहोगे, तो आई होप आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि वह रोजाना स्कूल जाता है। ये एक रोजाना होने वाली क्रिया है, डेली रूटीन है, मतलब रिपीट होती है। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इन वाक्यों को बनाएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना है। वह रोजाना स्कूल जाता है, तो आप हिंदी में सबसे पहले यानी तलाश कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जाने वाला कौन है, वह, ठीक है। काम क्या कर रहा है, जाने का, काम क्या है, जाना, तो ये हो गई हमारी वर्ब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को यानी कि अरेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, क्या है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वह रोजाना स्कूल जाता है। अब सब्जेक्ट एक वचन है और ये ही हो गया। अब जाना गो, तो आप एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की 5th फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो गो को ES लगाकर V5 में बदल दिया जाता है। तो आप बोलोगे ही गोज टू स्कूल डेली। अभी आपको ये नहीं देखना है कि टू स्कूल ऑब्जेक्ट, डेली, ये सब नहीं, आप बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। वो ये बता रहा है कि ये जो जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है क्योंकि ये क्रिया के बारे में ये दे रहा है कि जाने वाला कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कब जाता है, डेली जाता है। तो ये जो डेली है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब ये समय बता रहा है कब कब जाया जाता है, डेली जाया जाता है। कहाँ जाया जाता है, स्कूल जाया जाता है। कौन जाता है, ही। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडवर्ब और ये भी एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वह हर हफ्ते अपनी कार धोती है। अब सब्जेक्ट कौन है, कार धोने वाली सब्जेक्ट है, ठीक है। वह ओके, काम क्या करती है, कार को धोने का काम करती है। ओके, किसे धोती है वो, अपनी कार को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया वह, हमारी वर्ब हो गई धोना, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या धोया जाता है, अपनी कार, मतलब वह अपनी कार धोती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
बाकी आप अभी रहने दीजिए। सबसे पहले इसके ऊपर फोकस कीजिए कि हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वह धोती है। इसके हिसाब से लगता है कि लेडीज की बात हो रही, फीमेल की बात हो रही है, तो आप एक वचन के लिए शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वी फिफ्थ का प्रयोग करना है। अब वॉश की वी फिफ्थ कैसे बनती है? ईएस ऐड करके, ईएस ऐड करके क्या बनती है? वी फिफ्थ बनती है। तो हमने शी वॉशेज, वह धोती है। अपनी कार, हर कार, वह अपनी कार धोती है। एवरी वीक, हर हफ्ते। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वह, क्योंकि काम करने वाली वो है। क्या काम करती है? धोने का काम करती है, तो हमने वर्ब लगा दी। क्या धोती है? ऑब्जेक्ट क्या है? हर कार, अपनी कार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरी वीक हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कब कब ये काम किया जाता है कार को धोने का? हर हफ्ते किया जाता है, तो हमारा ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं और यानी कि मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपने इस चीज को समझा है। वे हर महीने घूमने जाते हैं। अब जाना एक क्रिया है, और कौन जाते हैं? वे। तो वे घूमने वाले क्या हो गए? जाने वाले क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, और जाना क्रिया हो गई। अब किस लिए जाते हैं? घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब लेके आना है, तो आप क्या करेंगे? वे। अब वे की इंग्लिश असल में दे होती है, ही और शी नहीं होती है। ही और शी का प्लूरल फॉर्म क्या है? दे है। ही और शी और इट का प्लूरल फॉर्म क्या है? दे है। क्यों? क्योंकि ही मेल के लिए, एक के लिए आता है, शी फीमेल एक के लिए आता है, इट किसी नॉन लिविंग थिंग मतलब वस्तु के लिए, एक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों के लिए अगर आपको प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो आप उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दे का। अब हो सकता है दे में ही शी दोनों हो सकता है कि सिर्फ ही हो मतलब शी ना हो, मतलब सिर्फ मेल हो फीमेल ना हो, तो ये सब मुमकिन है, लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म क्या है? दे है। तो वे हर महीने घूमने जाते हैं। दे गो। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो दे गो, वे जाते हैं। किस लिए जाते हैं? विजिट के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो गो फॉर विजिट हमने यूज किया, गो फॉर विजिट। गो टू विजिट इसलिए नहीं बोलोगे आप, क्योंकि गो टू हम तब प्रयोग करते हैं जब टू के बाद प्लेस आए। क्या है? प्लेस आए, स्थान आए। और जब आप पर्पस बताते हो तो आप फॉर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? फॉर का। मतलब आप जा रहे हो और कहीं पर जाने का आपका पर्पस है, तो आप वहां पर गो के बाद फॉर का यूज करोगे। और अगर कोई स्थान है तो आप वहां पर टू का यूज करोगे। जैसे मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं कहूंगा आई गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल एक स्थान का नाम है। लेकिन मैं घूमने जाता हूं, तो घूमना कोई स्थान का नाम नहीं है, ये एक मेरा उद्देश्य है जाने के पीछे, तो मैं वहां पर गो के साथ फॉर का यूज करूंगा। दे गो फॉर विजिट, वो घूमने जाते हैं। एवरी मंथ, हर महीने। तो आपको अब तो ये समझ में आ गया होगा कि ये एवरी मंथ क्या है? एवरी मंथ है हमारा हर महीने, मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि समय को कौन बता रहा है? यही बता रहे हैं। तो दे गो फॉर विजिट, वे घूमने जाते हैं। एवरी मंथ, हर महीने। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लास्ट सेंटेंस देखिए, राकेश सुबह 10 बजे कॉलेज जाता है। ओके, जाने वाला कौन है? राकेश, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है वो? जाने का काम करता है, तो हमारी वर्ब हो गई। तो राकेश क्या मानते हो आप? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, राकेश तो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना था, तो हमने गोज वर्ब का यूज किया है। अब ये कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, मतलब कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है। तो यहाँ पर लास्ट जो सेंटेंस था उसमें और इसमें आपको फर्क समझ में आ गया होगा। जब मैंने गो फॉर विजिट कहा तो विजिट असल में प्लेस का नाम नहीं था, जगह का नाम नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कॉलेज कहा मैंने फॉर को टू में बदल दिया। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आप पर्पस बता रहे हो, जाने का उद्देश्य बता रहे हो, यानी कि मकसद बता रहे हो। यहाँ पे आप स्थान बता रहे हो कि आप कहाँ पर जाते हो। तो राकेश गोज टू कॉलेज, राकेश कॉलेज जाता है। कब जाता है? एट 10 o'clock, 10 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो ये बाकी सब क्या है? एडवर्ब है।
यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि क्रिया कब होती है ये बताने वाले ये सभी शब्द हैं। तो ये सभी शब्द हमारे हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं घर जल्दी लौटता हूं। अब हमने डिटेल में तो बात कर ली है, अब जल्दी जल्दी से वाक्यों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं घर जल्दी लौटता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लौटना क्रिया हो गई, कहाँ लौटता हूं, घर लौटता हूं। ओके, तो आई रिटर्न, मैं लौटता हूं। ठीक है, आई को हमने देखा था कि आई के साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, V1 का। किसका, V1 का। तो हमने रिटर्न वर्ब का यूज किया है, आई रिटर्न होम अर्ली। तो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न के साथ ऑब्जेक्ट भी तलाश करें, ये तो एडवर्ब ऑफ यानी कि प्लेस है। आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा अर्ली, जल्दी। ठीक है, ये टाइम बता रहा है, ये स्थान बता रहा है कि कहाँ लौटा गया और कब लौटा गया और किस वक्त या लौटा गया। ओके, तो मैं घर जल्दी लौटता हूं, आई रिटर्न होम अर्ली। दूसरा वाक्य देखिए आप, शाम के सहपाठी, ये शाम है असल में, शाम नहीं है, शाम है ये। तो क्या है, शाम के सहपाठी मतलब क्लासमेट सम्मान से उसकी ओर देखते हैं। तो शाम के सहपाठी हमारा सब्जेक्ट हो गया, देखना असल में हमारी मेन वर्ब है, और किसकी ओर देखते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे। शाम्स क्लासमेट्स मतलब शाम के सहपाठी, शाम के साथ पढ़ने वाले, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर लुक क्यों आया, क्योंकि क्लासमेट्स की बात हो रही है, प्लूरल है, शाम की बात नहीं हो रही, शाम के क्लासमेट्स की बात हो रही है। तो ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लुक का प्रयोग किया है। लुक के साथ आपको याद रखना है कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लुक एट हिम, शाम के क्लासमेट यानी उसकी ओर देखते हैं, किसकी ओर, शाम की ओर देखते हैं। विद रेस्पेक्ट, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, या सम्मान से भरी आंखों से उसे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसकी तरफ देखा जाता है, हिम, उसकी तरफ देखा जाता है। ओके, तीसरा वाक्य देखिए, लेखक भारतीय समाज की तस्वीर पेश करता है। हमारे पास सब्जेक्ट है लेखक, पेश करना ये हमारा वर्ब हो गई, हमारी क्रिया हो गई, और क्या पेश करता है, भारतीय समाज की तस्वीर, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, लेखक को लेकर आएंगे, पेश करना फिर वर्ब के तौर पर यूज करेंगे, फिर भारतीय समाज की तस्वीर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, द राइटर, लेखक यानी द राइटर प्रेजेंट्स, पेश करता है। ओके, द राइटर प्रेजेंट्स, लेखक पेश करता है, क्या पेश करता है, द पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की तस्वीर। भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी, और उसकी तस्वीर द पिक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश में इस प्रकार से यूज किया जाएगा। आई होप कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब समझ में आने लगा होगा कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए आप, पुलिस ऑफिसर चोर को पकड़ता है। द पुलिस मैन या द पुलिस ऑफिसर, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। द पुलिस मैन कैचेज द थीफ, द पुलिस मैन कैचेज द थीफ, यानी पुलिस ऑफिसर हो गया हमारा सब्जेक्ट, चोर को पकड़ता है, पकड़ना हमारी वर्ब, और चोर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द पुलिस मैन सब्जेक्ट हो गया, कैचेज पकड़ता है, तो ये ES हमने इसलिए लगाया क्योंकि CATCH लास्ट में CH आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे। आपका फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा, हाँ, कैचेज बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, थीफ, किसे पकड़ता है, चोर को पकड़ता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पुलिस ऑफिसर चोर को पकड़ता है, द पुलिस मैन कैचेज द थीफ, द पुलिस मैन इज अ सब्जेक्ट, कैचेज इज अ वर्ब, द थीफ इज अ ऑब्जेक्ट। नायाब अपने माता पिता से प्रेम रखती है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नायाब अपने माता पिता को प्रेम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन है जो प्रेम रखता है, नायाब, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या रखती है, प्रेम रखना, ये वर्ब हो गई। ओके, और किससे, अपने माता पिता से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नायाब हैज लव फॉर हर पेरेंट्स, यानी कि नायाब रखती है प्रेम फॉर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ठीक है, क्योंकि लव एक ऐसी वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, मतलब किसी ना किसी से तो प्रेम
किया जाता है, रखा जाता है, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट जरूर बताएं। तो यहाँ पर मेन वर्ब असल में क्या है, हैज है। हैज क्यों आया, क्योंकि नायाब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। और दोनों का अर्थ क्या है, रखना। दोनों का अर्थ क्या है, रखना। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास फोन है तो मैं कहूंगा आई हैव अ फोन। अब इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा, लेकिन इन वाक्यों का अंत ता है, ती है, ते है पर नहीं होता। मेरे पास एक फोन है, इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे पास एक फोन है। तो इसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है, इसमें एक स्टेट है जिसकी बात हो रही है, और उसे बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, हैव और हैज का प्रयोग करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करोगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। जैसे अगर मैं इस वाक्य को बदलूं कि उसके पास एक फोन है तो मैं कहूंगा ही हैज अ फोन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैज हैव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगला वाक्य देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो सूरज है वो किधर उगता है, पूर्व में उगता है। तो उगने वाला कौन है, सन है, सूरज है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, उगता है, तो राइजेज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इन द ईस्ट, अब राइजेज एक ऐसे वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आप ये जो इन द ईस्ट है ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि किधर उगता है, ईस्ट की तरफ उगता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो क्रिया विशेषण जो क्रिया का स्थान बताती हो। दूसरा वाक्य देखिए आप, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 बनाते हैं। 2 and 2 makes 4। इंग्लिश में ये जो वाक्य है दोनों प्रकार से लिखा जाता है। 2 and 2 make 4 भी बोला जाता है और उससे भी सही माना जाता है। 2 and 2 makes 4 भी बोला जाता है और उससे भी सही माना जाता है। मतलब 2 और 2 मिलकर क्या करते हैं, 4 बनाते हैं। अगला वाक्य देखिए आप, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस ग्रेड। ओके, तो पानी उबलता है, पानी उबलता है। उबलने वाली चीज क्या है, पानी, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या होता है, उबलता है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। ओके, तो वाटर सब्जेक्ट हो गया, बॉइल्स वर्ब हो गई। ओके, तो वाटर के साथ हमने बॉइल्स क्यों लगाया, बॉइल क्यों नहीं लगाया है, हमने एस ऐड क्यों किया, क्योंकि याद रखना है वो यानी कि नाउन जो अनकाउंटेबल है, जो क्या है, अनकाउंटेबल है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिन यानी कि चीजों को गिना नहीं जा सकता उनके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल वर्ब का ही यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। पानी को गिना नहीं जा सकता, जैसे सोना है, सोना जो गोल्ड है उसे गिना नहीं जा सकता, तो आगे गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड इज प्रीशियस। सोना इज आया है, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसे गिना नहीं जा सकता, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये बात भी आपको एज अ फैक्ट याद रखनी है, नोट में आप इस बात को उतार लेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर बनी हुई है चैनल पर, तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर रूल को डिस्कस किया गया है। द गैंग्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। अब गैंग्स भी बोला जाता है, गंगा भी बोला जाता है, दोनों नामों से जाना जाता है गंगा नदी को। तो ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो गंगा सब्जेक्ट हो गई, निकलना क्या हो गया, वर्ब हो गई। और कहाँ से निकलती है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया कि ये कहाँ से, एक उद्गम सोर्स बताया जा रहा है। तो ठीक है, तो गंगा, द गैंग्स, स्प्रिंग्स असल में निकलना, कहीं चीज से, कहीं से फूटना, और जंप के माने में भी आता है, उछाल के माने में भी आता है। तो यहाँ पर इसका यूज किया गया है, द गैंग्स स्प्रिंग्स, गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से निकलती है। कुछ और वाक्य देखते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज दिखाई जाएगी। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब ये वाक्य क्या है, यह कलम मेरी है। अब इसमें ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 90% वाक्य ऐसे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिनका अंत ता है, ती है, ते है पर होता है, लेकिन अराउंड 10% ऐसे वाक्य है जिनका अंत उस प्रकार से
नहीं होता है। तो यहाँ कलम मेरी है। अगर आपको ये बात बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे आप, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह कलम मेरी है। मेरे पास बाइक है, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव अ बाइक। आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर वर्ब है, अ बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस पेन सब्जेक्ट है, बिलोंग्स वर्ब है, ओके, टू मी, ये यानी कि किससे बिलोंग कर रही, किसकी है, तो मेरी है, ठीक है। शी ऑन्स अ बिग हाउस, वह एक बड़े घर की मालकिन है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, ऑन्स वर्ब है, अ बिग हाउस मतलब बड़ा घर, ऑब्जेक्ट, यानी उसके वो किसकी मालकिन है, एक बड़े घर की मालकिन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसी प्रकार से हम जब कहते हैं कि हम ईश्वर में यकीन करते हैं, तो हम कहेंगे हम, सब्जेक्ट हो गया, क्या करते हैं, यकीन करते हैं, तो बिलीव वर्ब हो गई। इन गॉड यानी कि ईश्वर में, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी बिलीव इन गॉड, यानी हम खुदा में यकीन करते हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि बिलीव एक ऐसा शब्द है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी चीज में तो यकीन रखता ही है, ये कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। वी बिलीव इन गॉड, हम क्या करते हैं, ईश्वर में यकीन रखते हैं, तो वी सब्जेक्ट, बिलीव वर्ब और गॉड ऑब्जेक्ट। ही ट्रस्ट्स इन मी, वो मुझ पर भरोसा करता है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार के वाक्य बनाने हो तो आप किसके जरिए से बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले फॉर्मूला के अनुसार, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। और फॉर्मूला यही है, जैसे ही यानी वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए, तो ट्रस्ट हो गए, यहाँ पे अस ऐड कर दिया हमने, इसको वी फिफ्थ बना दिया, और इनमें मुझ में, वह मुझ पर भरोसा करता है। तो ये आपके वाक्य हो गए। अब आपके सामने एक स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप समझ पाए हैं इतनी देर में, अगर कुछ समझ पाए हैं, तो आप जरूर इन 5 फिल इन द ब्लैंक्स को, मतलब ये जो क्वेश्चन है, आप इनको हल कर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगली वीडियो में दूसरे पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हम अब इतने डिटेल में वीडियोस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी, तो इसमें बहुत सारी चीजों को समझाना जरूरी था। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको फायदा हुआ है, कुछ सीखा है आपने, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और आंसर तो जरूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, भाइयों बहनों के साथ शेयर करें जो अभी स्कूलिंग में है, मतलब वो स्कूल पढ़ रहे हैं और 8th में, 9th में, 10th में स्टडी कर रहे हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।